सेल पढ़ रहे थे। सेल में क्या पढ़े थे हम लोग कल? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद बस क्लोरोप्लास्ट तक हुआ है। कॉपी दिखाइए मुझे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो अदर सेल ऑर्गन्स है उसको हम लोग पढ़ते हैं। मैंने स्टार्ट किया था प्लांट सेल। इसको हम लोग बोलते हैं पादप कोशिका। जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग समझ लेना, मैं पादप और जंतु के बारे में आप लोगों को बता रहा था। प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होता है पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद बायोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, ये मैंने बता दिया था। तो प्लांट सेल में मैंने एक पार्ट बस बताया है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। आज मैं बता रहा हूं इसमें कंटिन्यू दूसरा सेल ऑर्गन को, सेल वॉल। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, और एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, पादप कोशिका भित्ति किसका बना होता है, पादप कोशिका भित्ति करता क्या है, पादप कोशिका भित्ति कौन कौन से सेल में पाया जाता है। तो आप याद रखिए, अगर आपने माइक्रोस्कोप में किसी कोशिका को रखा है और आप उसको देख रहे हो और उसमें आपको सेल वॉल प्रेजेंट मिलता है, या दुनिया में किसी भी सेल पर सेल वॉल मिलता है, तो वो प्लांट सेल के कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका मेन पहचान है क्या चीज? नहीं समझ आया मुझे। अच्छा, वर्ग 3 वाले हो? वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 सब में काम आएगा। सामान्य विज्ञान करके भले नंबर कम है, 1-2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन है उसमें भी इस चीज। हाँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, या आप चाहो तो नहीं भी पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान के अंतर्गत है। समझ आ गया? आपका शिक्षक वाला जो है वर्ग 2 वाला, जो उसमें मैथ्स के साथ में आपका विज्ञान दिया गया है, उसमें 30 नंबर का वेटेज है, और 30 नंबर में आधा नंबर पूरा आपका विज्ञान है। वर्ग 3 में आप लोग पर्यावरण पढ़ते हो, पर्यावरण और पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र, उसमें 20 नंबर का पर्यावरण का वेटेज है, जिसमें से जो इकाई 7 है, यूनिट 7 पूरा बायोलॉजी है। मतलब एक टॉपिक, एक इकाई पूरा का पूरा वहां पर बायोलॉजी है। 20 नंबर वाले सेक्शन में एक इकाई, 8 इकाई में से एक इकाई पूरा बायोलॉजी का है। उसके अलावा इसमें जनरल साइंस करके और है, इसके अलावा इसमें सामान्य विज्ञान करके और इसमें सिलेबस अलग से बनाया गया है। तो आप ये मानकर चलिए कि आपके सिलेबस में ये सब शामिल है, बस नंबर कम और ज्यादा का खेल है। मैंने स्टार्टिंग क्लास में इसके बारे में बता दिया था आप लोगों को। चलिए आगे आप लोग लिखिएगा। आ जाओ जल्दी बैठो। एक सेकेंड ना। क्या हो गया? एक्चुअल में जो छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो लाइट की ओर आकर्षित होते हैं। और लाइट की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि उसको लगता है कि ये फीमेल है। समझ रहे हो? अरे यार, मैं इसमें कमेंट सेक्शन ऑन कर दीजिएगा। कोई भी जो जीव होता है वो हड्डी के माध्यम से ही स्ट्रेंथ प्राप्त करता है। अब जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं,
हम लोग कई बार बचपन में खेलते कूदते इधर उधर गिरे हैं, गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं? अगर हमारे पास हड्डी नहीं होता, जैसे चेस्ट में रिब केज नहीं होता, तो गिरते और हमारा फेफड़ा पिचक जाता, बैठे रहते फुलाते वहीं पर। समझ आ रहा है ना? हार्ट को चोट लग जाता इजिली। तो हमारा जो बॉडी का इंटरनल पार्ट है उसको सेफ्टी कैसे मिलेगा? तो उसके चारों तरफ है बोन, वैसे ही यहाँ पर है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है इसमें आप लोग लिखिएगा, ये सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर को कैसे डिफाइन करेंगे? पॉलीमर या बहुलक किसको बोलते हैं? विज्ञान वाले स्टूडेंट बताएंगे। पॉलीमर या बहुलक? हाँ ठीक है, एकलकों के मिलने से बनता है, बहुत बढ़िया। जैसे कोई एक अणु है तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनोमर। मोनोमर, मोनो मतलब होता है सिंगल, एकलक बोलते हैं, एकलक। अगर कोई एक अणु है तो इसको बोलेंगे मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे चलता है। क्या हो अगर यही अणु हजारों की संख्या में जुड़े हो, लाखों की संख्या में जुड़े हो, तब उसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे पॉली। पॉली मतलब बहुत सारा। तो यहीं से शुरू होता है पॉलीमर का कहानी। तो जब कोई अणु आपस में, एक एक अणु एकलक आपस में जुड़कर एक लंबा श्रृंखला बनाते हैं, तब इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीमर, या इसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। अगर कोई अणु कार्बन का है और कार्बन के अणु आपस में जुड़कर मिला हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कार्बनिक बहुलक। और सेलुलोज एक प्रकार का कार्बनिक बहुलक है। तो बहुलक का मतलब आप लोग समझ गए क्या होता है? जैसे पॉलीथीन एक प्रकार का बहुलक होता है। बहुलक समझ गए कि नहीं समझे? नहीं आया समझ में? आ गया ना? किसको नहीं आया समझ में बताओ? सबको आ गया? नहीं आया होगा तो बता देना। तो सेलुलोज एक प्रकार का बहुलक है भाई। और यहां पर आप लोग फिर से लिखिएगा, आंतरिक अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है, सेफ्टी का कार्य करता है। लिखिए, आंतरिक अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है। इंटरनल ऑर्गन को ये सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। तो सेल वॉल में बस यही दो पॉइंट आप लोग लिखिएगा। जल्दी जल्दी इस सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा जो आगे वाला हिस्सा है उसके लिए हमारा ये बेसिक बने। ये बेसिक है 9वीं 10वीं के लेवल का। नेक्स्ट कौन सा सेल ऑर्गन लिखे हो बताइए आप लोग? सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। यहां पर मैं लिख रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसके दो तीन नाम है भाई और अलग अलग। जैसे कि एक नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहां पर मैं लिख देता हूं इसके दूसरे नाम को। एक है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, और क्या बोलेंगे? और क्या बोल सकते हैं इसको बायो वाले? चयनित पारगम्य झिल्ली, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या चयनित पारगम्य झिल्ली। अब ये सब इसका नाम क्यों पड़ा है? तो देखो,
सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अंग्रेजी नाम हो गया, उसका सिनोनिम है, इंग्लिश नेम है। सेमी परमिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ ही चीजों को अंदर जाने देती है और कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है। अर्ध पारगम्य बोलते हैं, जैसे पानी बाहर जा रहा है, अब पानी के साथ साथ कोई मिनरल्स भी जा रहा है बाहर, वो उसको वहां पर रोक देगा, टोक देगा, कैसे कहाँ जावे, चल बैठो होती, समझ गए ना? तो ये सेमी परमिएबल है, अर्ध पारगम्य, सबको बाहर जाने नहीं देगा भाई। चयनित क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चयन करता है, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, बाकी सब बैठेगा, ये चयन करता है, इसलिए इसको चयनित भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? कोशिका झिल्ली करता क्या है? कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण करता है, पदार्थों के आदान प्रदान या आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन भी लिख सकते हो, पदार्थों के आदान प्रदान, या हम लिख सकते हैं आवागमन, इंग्लिश में इसको आप लिख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन का नियमन करता है, नियमन या नियंत्रण। अब ये बना किससे है? कोशिका झिल्ली बना होता है वसा और प्रोटीन से, दो चीजों के मिलने से बनता है। तो आप यहां पर लिख लीजिए ये किससे बना होता है, तो लिखेंगे लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये दो चीज से मिला होता है, वसा और प्रोटीन। और दो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करता है। पहला प्रक्रिया का नाम है परासरण और दूसरा प्रक्रिया का नाम है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इन दोनों प्रक्रिया को। एक प्रक्रिया में लिख रहा हूं ऑस्मोसिस का, इसको बोलते हैं हम लोग परासरण, और एक प्रक्रिया में लिख रहा हूं डिफ्यूजन का, इसको बोलते हैं हम लोग विसरण। अब देखिए बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन होता है परासरण और विसरण में, समझिएगा। सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है? गाढ़ा विलयन। देखो सांद्र और तनु समझाता हूं फिर इसको बताऊंगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं। देखिए जब भी आप लोग शब्द सुनते हो सांद्र, सांद्र का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और आम भाषा में इसको बोलते हैं गाढ़ा, अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा। और तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, आम भाषा में इसको बोलते हैं फीका, फीका या छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलते हैं पनियर, पनियर पंचूहा, बहुत सारा शब्द है इसके लिए। शहद और पानी, शहद होगा गाढ़ा तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड पदार्थ है, तो यहां पर शहद लिख दो और यहां पर आप लोग लिख दो पानी। तो अगर आपको बोला जाए कि शहद एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और पानी एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो आप ये समझिएगा पानी के अणुओं की संख्या शहद के अणुओं की संख्या की तुलना में कम है, घनापन कम है, कम गाढ़ा है, फीका है भाई। तो फीका के लिए हमारे पास शब्द होगा तनु, समझ गए क्या? तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब गाढ़ा और डाइल्यूट मतलब तनु। अब यहां पर समझना, ये जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है और इसमें मैं ले लेता हूं पानी, ये पानी इसमें भरा हुआ, और इसमें मैं कोई पदार्थ डाल देता हूं। चलिए मैं इसमें डाल देता हूं किशमिश के दाने, ये है किशमिश, ये किशमिश के दाने मैंने इसमें डाल दिए। तो किशमिश के जो दाने हैं वो 2-3 घंटे में पानी को धीरे 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 सोख लेगा और फूल जाएगा। ऐसा सब लोग किशमिश को कभी ना कभी पानी में डुबाते हो। तो किशमिश में क्या छेद है?
किशमिश में छेद नहीं है, तो पानी अंदर कैसे गया? मामला तो वही है ना, पानी अंदर कैसे गया? तो पानी रिस रिस के अंदर गया है और वहां प्रक्रिया हुआ है ऑस्मोसिस का। और थोड़ा सरल शब्दों में समझो, किशमिश होता है ड्राई, सूखा होता है, किशमिश में पानी नहीं होता है, पूरा सूखा होता है, ड्राई फ्रूट बोलते हैं इसीलिए। और अगर आप इसको पानी में डालोगे तो पानी का अधिक मात्रा जो है वो कम की ओर जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा पानी। ऐसे ही तो बहता है ना, जहां अधिक मात्रा में है वहां से वो कम की ओर जाएगा। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है। एक सामान्य शब्द में एक बार और समझिएगा, जब भी कोई तरल या लिक्विड विलयन अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करता है और वहां पर प्लाज्मा झिल्ली मौजूद है, तब उस प्रक्रिया को बोलेंगे परासरण। उदाहरण है किशमिश का पानी को सोख कर फूल जाना। क्या समझ आया आप लोगों को? क्या समझ आया? दूसरा, विसरण क्या होता है? तो विसरण भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले पदार्थों पर ही लागू होगा। अधिक सांद्रता से कम की ओर जाएगा, ये कम सांद्रता की ओर। लेकिन इसका खासियत ये है कि ये गैस में या गैसीय अणु में होता है, गैसियस मॉलिक्यूल, गैस या गैसीय अणु में होगा। उदाहरण समझो, अगर मैं यहां पर अगरबत्ती जला दूं तो अगरबत्ती का खुशबू आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो अगरबत्ती का खुशबू अधिक मात्रा से कम की ओर गया कि नहीं गया? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तो ये जो प्रक्रिया है ये लिक्विड में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है गैस में। तो गैसों के लिए हम परासरण शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग वहां पर डिफ्यूजन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो सभी को पता है पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो गैस आ रहा है और जा रहा है, तो गैस के आने और जाने की प्रक्रिया हो गई आपकी डिफ्यूजन की। और कोशिका के अंदर में पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, वो प्रक्रिया कौन सी हो गई? परासरण की। तो ये दोनों प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली काम करती है। हो गया, सबको समझ आ गया? एक बार आप लोग इसको और मेमोराइज कीजिए, एक बार आप इसको और गहनता से विचार कीजिए, तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। चलो, नहीं समझ आया होगा तो पूछ लो, मेरे पास और भी दूसरे एग्जाम्पल। किसको नहीं समझ आया? चलो फिर नेक्स्ट सेल ऑर्गन बताइए कौन सा है? देखिए कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए भाई मैं चेंज कर रहा हूं स्लाइड, चेंज कर दो स्लाइड। चलिए यहां पर आप लोग लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग किस नाम से जानते हो? और हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा एक चीज बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग ऊर्जा बनाता है इसलिए बोल देते हैं, ऊर्जा वो कौन सी प्रक्रिया से बनाता है? हाँ हाँ, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके माध्यम से वो ऊर्जा बनाता है? देखिए जो भी हम लोग भोजन खाते हैं, जैसे भोजन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ग्लूकोज, C6H12O6। ये जो भोजन है ये अपने आप में ऊर्जा नहीं देगा, ये तो ऊर्जा तब देगा जब इसमें ऑक्सीडेशन होगा। मतलब जब भोज्य पदार्थ के अणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा भाई, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। जब भोज्य पदार्थ के अणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तब ये टूटेगा। किसमें किसमें टूटेगा? कार्बन, हाइड्रोजन और एटीपी। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये टूट जाएगा भाई एटीपी में। यही है ऊर्जा जिसका हमें जरूरत है। और यहां पर
H2O निकलेगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा CO2। और यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग फेफड़ों से वापस बाहर अपने बॉडी से कर देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यही काम हो रहा है भाई। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे शरीर में कैसे पहुंच रहा है? ब्रीदिंग के जरिए। हम लोग हवा को खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, हवा को खींच रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं। तो हवा को खींचना और छोड़ना ब्रीदिंग है, पहला क्लास में बताया हूं उसको। और श्वसन क्या है? तो ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक जाना और भोज्य पदार्थ को तोड़ना श्वसन कहलाता है। तो आपको मैंने पूछा था कौन से प्रक्रिया से ऊर्जा बनाता है, तो इसमें आएगा श्वसन की प्रक्रिया आएगी, थ्रू रेस्पिरेशन। तो यहां पर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया में क्या लाइन लिखोगे? यहां पर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया में लिखना श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। और इसमें लिखिएगा ऊर्जा तरल रूप में होगा। तरल मतलब लिक्विड। ऊर्जा तरल रूप में होगा। और ये जो ऊर्जा है इसी के कारण हमारा शरीर काम करता है भाई, इसी के कारण हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम लोग इसको कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पहले पूछता था पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, अब वो प्रक्रिया वगैरह का क्वेश्चन पूछेगा, आपको फैक्ट जो है याद रखना पड़ेगा। फैक्ट ही पूछे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 75% क्वेश्चन तो आपको कूट में या स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं, तो आपकी तैयारी भी वैसी ही करनी पड़ेगी। हो गया क्या यहां तक? चलिए नेक्स्ट सेल ऑर्गन बताइए आप लोग कौन सा लिखे हो? कौन सा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते हैं हम लोग केंद्रक। मैं यहां पर लिख रहा हूं न्यूक्लियस या केंद्रक, ये मैं लिख देता हूं यहां पर न्यूक्लियस, या इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। आप लोगों को पता है हमारे शरीर में डीएनए आरएनए कहां पर होता है? कोशिका के केंद्रक में। जैसे ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, यहां पर हमारा न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर में हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। और एकमात्र ऐसी कोशिका हमारे शरीर में जिसमें केंद्रक ही नहीं होता है, वो कोशिका कौन सी? लाइसोसोम नहीं, ब्लड सेल में। हाँ, कौन सा ब्लड सेल? आरबीसी। वेरी गुड, आरबीसी सेल में नहीं होता है। आप लोग अगर देखोगे हमारा जो कोशिका है उसमें कहां पर है हमारा जो डीएनए है वो, तो आप देखिए इसको, मैं आपको दिखा रहा हूं कहां पर है ये। देखिए एक शॉर्ट आप देखिएगा वीडियो, कहां पर होता है डीएनए। शॉर्टली मैं इसको आपको दिखा रहा हूं क्योंकि हम लोग इसको सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं अभी आगे। ये है कोशिका। Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, packaged around proteins called histones.
Within the DNA are sections called यहाँ पर है डीएनए। आप लोग देखिए, कोशिका खुद इतना छोटा होता है कि उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी दिखेगा, और कोशिका के अंदर में एक छोटा सा हिस्सा होता है बीच में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब उसके अंदर में बहुत सारा पदार्थ और है, उसमें से एक छोटा सा पदार्थ है, उसको बोलते हैं हम लोग गुणसूत्र। और उस गुणसूत्र का निर्माण हुआ होता है ऐसे धागों से, और उसी धागों को हम लोग बोलते हैं डीएनए। सोचिए कितना छोटा हो गया, समझ रहे हो? तो ये जो आप लोग देख रहे हो सीक्वेंस, इसी को बोला जाता है डीएनए। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये पाया जाता है केंद्रक में। हम लोगों ने तरक्की इतना कर लिया है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, देसी टमाटर आता है, देसी टमाटर का छिलका आता है भाई बहुत पतला, आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, या इंपोर्ट करोगे तो जल्दी खराब हो जाता है। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते, लंबी लंबी दूरियों तक नहीं भेज सकते उसको। तो इसमें क्या किए हम लोगों ने, डीएनए में कोड होता है। कोड क्या? कोई भी जीव बनेगा कैसा, उसका आइडिया होता है उसी में। जैसे आप घर बनवाते हो तो आपके पास एक नक्शा होता है, नक्शा में प्लानिंग होता है आपका, ये बेडरूम, ये किचन, ये बाथरूम, कि ऐसे ही बना देते हैं, कोई प्लानिंग होता है। तो माँ के पेट में जब बच्चा बनता है तो उसका भी प्लानिंग होता है, और किसके पास है वो प्लानिंग? डीएनए के पास। तो बच्चे का रंग कैसा होगा, बच्चे का नाक कैसे बनेगा, बच्चे कान कैसे बनेगा, उसके बालों का ग्रोथ कैसे होगा, वो सब कोड डीएनए में। तो बच्चा आधा माँ और आधा बाप पे की चला जाता है। तो अंडाणु और शुक्राणु कोशिका है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे तो दोनों को डीएनए मिलते हैं, तो दोनों के डीएनए मतलब दोनों के कोड। तो बच्चे का निर्माण आधा माँ के कोड के हिसाब से होता है और आधा पिता के कोड के हिसाब से होता है। इसीलिए बच्चा माता पिता के समान दिखता है भाई, समझ पा रहे हो? तो जो टमाटर का पतला छिलका वाला जो कोड था उसको हटाया हमने, और वहां पर मोटा छिलका वाला कोड ऐड कर दिया भाई। अब वहां से जो टमाटर पैदा होगा, अब उसका छिलका मोटा होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड टमाटर। समझ गए मामला क्या है? तो हाइब्रिड टमाटर आपको हर मौसम के लिए अनुकूल मिलेगा, और देसी टमाटर आपको एक ही मौसम में मिलेगा भाई, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से एक ही मौसम में मिलेगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे हाइब्रिड सब्जियों का निर्माण हम लोग करते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुका है तो हाइब्रिड चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो गया बनाना। कैसे पूर्ति करोगे? टमाटर, गोभी, कुछ ऐसे विशेष सब्जियां एक पर्टिकुलर मौसम में ही मिलता था पहले। याद होगा आप लोगों को, बचपन में गोभी खाना है आपको, तो आपको ठंड के समय तक का वेट करना पड़ता था, दिवाली आएगा, दिवाली के बाद में गोभी आएगा। अब आपको हर समय मिलता है, आपको टमाटर हर समय अवेलेबल है। पहले टमाटर एक ही सीजन में मिलता था। अब मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं कि मैं सदियों पुरानी बात बताऊं, लेकिन पहले टमाटर एक ही सीजन में मिलता था, गोभी एक ही सीजन में मिलेगा। अब हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यहां तक कि हम लोगों ने नकली भेड़ भी बनाया है, डॉली नाम का। चीन नकली इंसान बनाना चाह रहा है, और हो सकता है वो बना भी रहा होगा। नकली इंसान क्यों बनाना चाह रहा है? जैसे मुझे चोट लगेगा तो दर्द होगा, दर्द के लिए कौन सा कोड काम करता है भाई? हटा दो उसको, दर्द नहीं होना चाहिए इंसान को। समझ गए? आर्टिफिशियल से ना, आप लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड में ये पढ़ा होगा कि इसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। भारत में एक भेड़ है, डॉली नाम का भेड़। बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रायपुर में है। धान की अलग अलग किस्मों को उन्होंने बनाया, अलग अलग किस्मों को, ग्रीन कलर का चावल, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, सब जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल। बस उसको उस रिप्लेस कर दो उस कलर को जिस कलर का वो है, तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एक्चुअल में होता कहाँ है? तो ये होता है हमारे केंद्रक में। तो ये हमारे शरीर को ही नियंत्रित करती है। तो इसके लिए लिखिएगा 2 लाइन। पहला लाइन आप लोग लिखिएगा, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है, रेगुलेटिंग चेंबर ऑफ द सेल। पहला लाइन लिखिएगा, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, इसको लिखते हैं रेगुलेटिंग चेंबर
कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। फिर लिखिएगा आनुवांशिक गुणों को धारित करता है, जेनेटिक प्रॉपर्टीज इसी में होता है आनुवांशिक गुण। तो यहां पर लिखिएगा आनुवांशिक गुणों का वाहक है, आनुवांशिक गुणों का वाहक है, वाहक मतलब कैरियर बोलते हैं। और एक लिखिएगा आरबीसी सेल में ये एब्सेंट होता है, आरबीसी सेल में अनुपस्थित होता है। क्या कोई बता सकता है आरबीसी सेल में अनुपस्थित क्यों होता है ये, एब्सेंट इन आरबीसी सेल? क्योंकि कोई भी कोशिका के बीच में होता है और आरबीसी सेल बीच से ही चपटा होता है। बाइकॉन क्यों होता है दिखाता हूं मैं, देखिए यहां पर आप लोग देखिएगा आरबीसी सेल, ये देखिए इसको बोलते हैं आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। देखो कैसे दिखता है, ये सामने से भी चपटा होगा, पीछे से भी चपटा होगा। तो इसमें केंद्रक कहां पर होगा, केंद्रक कहीं पर होगा ही नहीं, इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका आकार ही वैसा नहीं है कि इसमें न्यूक्लियस पाया जा सके। दूसरी बात, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन को लाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा। आपका जो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव, जैसे आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव। अब इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इनके आरबीसी का जो सरफेस है, इसके ऊपर में एक पिगमेंट प्रोटीन होगा, एंटीजन, आरएच फैक्टर पढ़ाऊंगा मैं। आरएच फैक्टर अगर आपके ब्लड में मौजूद है तो आपका सारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला होगा। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं एक ही ब्लड ग्रुप को बोलता हूं ए पॉजिटिव और एक ही को बोलता हूं ए नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्यों होगा भाई, तो आरबीसी के सतह में आरएच होगा तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, आरएच है, तो आपका ब्लड ग्रुप आर बी पॉजिटिव होगा, नहीं है तब नेगेटिव होगा। तो इस आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ नेगेटिव, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप बोलते हैं उसको। पूरे दुनिया में 4% लोगों के पास है, पूरे दुनिया में, और एक्चुअल में यूनिवर्सल डोनर वही है। क्योंकि ये रेयर है इसलिए सबके पास ये अवेलेबल नहीं, तो ओ पॉजिटिव को देते हैं। कभी एग्जाम में पूछ दिया यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ निगेटिव होता है भाई। लेकिन हम लोग ब्लड ग्रुप ओ ले लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर उतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता। लेकिन आप टीचर भर्ती के स्टूडेंट हो, आपको तो पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट को ही पूछेगा आपको। बच्चों को कैसे समझाओगे जब आप ही को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। आगे आगे यहां पर क्या लिखोगे, आरबीसी सेल में अनुपस्थित होता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ये 3 लाइन लिख लीजिए, इतना काफी है इसमें। चलिए अगला, अगला सेल ऑर्गन बताइए आप लोग, ईआर। ईआर को हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेडिंग डालेंगे ईआर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतः प्रद्रवी जालिका। जालिका शब्द यहां पर जुड़ा हुआ है। अब जालिका शब्द क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जाल के समान फैला होता है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में इमेज दिखाया था क्या प्लांट सेल का, आप लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे, वहां पर मैं ईआर बताया था। अब याद नहीं है तो मैं एक बार और दिखा देता हूं। चलिए एक बार और देखते हैं, प्लांट सेल देखते हैं।
ये आप लोग प्लांट सेल अभी जिसके बारे में पढ़ रहे हो, ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है ये केंद्रक है। केंद्रक के चारों तरफ ये जाल जैसा फैला हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट आप लोग ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ये क्लोरोप्लास्ट, इसको स्टार्टिंग क्लास से ही मैंने बता दिया था। अब क्या होगा ईआर में, आप लोग देखो इसके ऊपर में ना ऐसे छोटे छोटे दानेदार संरचना है, पिंक कलर का दिख रहा है क्या सबको? तो एक तरफ ना इस जाल वाले संरचना में धंसा धंसा भी दिखेगा, इसकी स्किन में दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखिए एक तरफ दिख रहा होगा वो पिंक कलर का बॉल, उसमें धंसा धंसा है, और एक तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा उसमें बिल्कुल भी नहीं धंसा है। तो इसके आधार पर इसके दो टाइप हो जाएंगे, जिसमें धंसा हुआ है वो खुरदुरा दिखेगा छूने पर या देखने पर, और जिसमें नहीं धंसा है उसमें स्मूथ दिखेगा। तो आधा एरिया इसका ना स्मूथ रहेगा, इसमें धंसा नहीं होगा, और आधे एरिया में ये धंसे होंगे। तो इसी के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार पड़ते हैं, एक को चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चूंकि ये जो पिंक कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कहीं पर भी हो प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। तो यहां पर प्रोटीन यहां पर चिपका हुआ है, तो यहां पर भी ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करवाएगा। तो इसी को मैं आपको शब्दों के रूप में लिखवा रहा हूं, यहां पर आप लोग इसको लिखेंगे वर्डिंग में। यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, दो प्रकार है इसके, दो प्रकार। थोड़ा सा रफ डायग्राम बना देते हैं, जैसे कि ऐसे मैं बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर के रूप में बनाता हूं जनरली इसको। ये इसको दो भाग में मैंने बांट दिया है। एक के ऊपर यहां पर ना ऐसे छोटे छोटे डॉट डॉट संरचना बना दूंगा मैं, यही है राइबोसोम। उसमें पिंक कलर में था, मैंने ग्रीन कलर में ले लिया है, ये ऐसा। और एक तरफ में मैंने कुछ नहीं बनाया है। ये जो कलर में देख रहे हो ग्रीन कलर में, ये है राइबोसोम, ये राइबोसोम है। राइबोसोम और राइबोसोम है तो ये खुरदुरा दिखेगा, तो इसका जो पहला प्रकार होगा वो रफ ईआर होगा, रफ ईआर, या इसको बोलते हैं हम लोग खुरदुरा ईआर, खुरदुरा ईआर। और दूसरा तरफ कुछ भी नहीं है, चिकना है, तो इसको बोलेंगे स्मूथ ईआर। तो यहां पर इसका दूसरा प्रकार लिखिएगा स्मूथ ईआर, या इसको बोलते हैं चिकना ईआर, चिकना ईआर। ये आप लोग लिखिएगा इसके दो प्रकार में। अब रफ वाला क्या करता है और चिकना वाला क्या करता है, तो एक एक कार्य इसमें लिखेंगे। रफ ईआर में लिखना प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस इसमें आप लोग लिखिएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है या तो वो प्रोटीन का उत्पादन कर रहा है, या तो वो प्रोटीन को कौन से कार्यों में उपयोग किया जाएगा भविष्य में उसके लिए तैयार कर रहा है। ये होता है प्रोटीन संश्लेषण का मतलब। जैसे आपको मैंने लोहा दे दिया, लोहा एक मेटल, या मैंने आपको गोल्ड दे दिया, तो दो व्यक्ति है, आपको मैंने गोल्ड दिया, इधर से आपको भी मैंने गोल्ड दिया, तो आप गोल्ड को ज्वेलरी बना दिए, आप गोल्ड को मेडिसिन बना दिए। तो उपयोगिता के आधार पर भविष्य में हम उसको क्या यूज में लाएंगे, उसलिए ये तैयार करता है प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन से ही कोड बनता है। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है प्रोटीन का, पढ़ेंगे उसको। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ये चिकना है भाई, चिकना मतलब वसा, फैट, तो ये लिपिड संश्लेषण करेगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा, इसके द्वारा वसा का संश्लेषण किया जाएगा। तो यहां पर आप लोग लिखिएगा लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस या वसा का संश्लेषण करेगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य में। सबको समझ आया?
ये याद करना है सबको। जैसे मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करते हो तो आपको ट्रिक बनाने के लिए पहले तो पहाड़ा याद होना चाहिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, बचपन से रट लेते हो। तो ऐसे ही कोशिका के अंगों के कार्यों को रट लेना, क्योंकि आगे चलकर वो समझ आएगा। जैसे मैं बोलूंगा ये वाले कोशिका में राइबोसोम नहीं है, अब आप सोचोगे राइबोसोम क्या होता है, समझ रहे हो ना। ये वाले कोशिका में केंद्रक नहीं है, अब आप सोचोगे केंद्रक क्या होता है। इसीलिए पहले बता दिया जाता है केंद्रक क्या है, इसीलिए पूरा का पूरा कोशिका बता दिया जाता है पहले ही। तो यही बेसिक है आपका। चलो आगे बताइए, नेक्स्ट कौन सा ऑर्गन है, बताइए नेक्स्ट। राइबोसोम है क्या, चलो राइबोसोम लिख लो फिर। एक लाइन लिखना, प्रोटीन प्रोडक्शन का कार्य करता है, प्रोटीन उत्पादन का कार्य करता है, राइबोसोम में लिखिएगा। राइबोसोम प्रोटीन प्रोडक्शन लिखना, प्रोटीन प्रोडक्शन या प्रोटीन उत्पादन का कार्य करता है ये, प्रोटीन उत्पादन। और इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसको जानते हैं, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री। ये आप लोग लिख लीजिए। और कौन सा ऑर्गन बच गया बताइए। हाँ आगे मैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा, 70S और 80S 2 प्रकार होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं इसके जस्ट बाद में, तब बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक सेल अल्प विकसित है, यूकैरियोटिक सेल विकसित है। तो अल्प विकसित में कम सुविधा है और विकसित में ज्यादा सुविधा है, बस बताऊंगा 5 मिनट लगेगा, तो उसको मैं आगे बताऊंगा इसके बाद में, जब दोनों सेल बता दूंगा तब। हो गया क्या यहां तक, हो गया। नेक्स्ट सेल ऑर्गन बताइए। क्लोरोप्लास्ट बता चुका हूं मैं, शुरू में ही उसी को बताया था। साइटोप्लाज्म बचा है, चलिए साइटोप्लाज्म क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं। ये जो कोशिका के अंदर आप लोग जो येलो येलो पार्ट देख रहे हो ना, ये पूरा पीला रंग का भाग जिसमें इसके सारे कोशिका के अंग रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को कैसे समझे, जैसे एक कटोरी में खीर ले लो, पूरा कटोरी में खीर भर दो और ऊपर से काजू काट के उसमें ऐसे डालो, तो उसमें आके वो धस जाएगा, धस जाएगा। तो साइटोप्लाज्म वही खीर है, और ये जो आप लोग ऑर्गन देख रहे हो ये वही काजू का टुकड़ा है, ये बीच बीच में ऐसे धसे हुए हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं उसको। साइटोप्लाज्म में कोशिका के अंग बीच बीच में धसे हुए। अब हमारा बॉडी देखो, हमारा बॉडी में जैसे हार्ट, हार्ट के लिए एक प्रॉपर जगह है, हार्ट कैविटी बोलते हैं, लंग्स के लिए लंग्स कैविटी, और वो अपने अपने जगह पर फिक्स है। वैसे ही कोशिका में कोई तो पदार्थ होगा जो चीजों को फिक्स करता होगा, तो वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक जेलीनुमा पदार्थ है जिसमें कोशिका के सभी अंग स्थित होते हैं। अब इसको लिखिए एक लाइन में, लिखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं साइटोप्लाज्म में, यहीं पर लिख देता हूं साइटोप्लाज्म, या इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसमें लिखिएगा सभी कोशिकांग, सभी कोशिकांग यहां पर स्थित होते हैं। ऑल सेल ऑर्गन्स आर सिचुएटेड हियर, सभी कोशिकांग यहां पर स्थित होते हैं, लिखना स्थित होते हैं। अब ये यहां पर स्थित है तो ये आपस में एक दूसरे को कोलैप्स नहीं करते, टकराते नहीं आपस में, स्थिर रखने का कार्य करता है। ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब कौन सा बचा है बताइए। हाँ कोई कुछ पूछ रहे थे। प्रोटोप्लाज्म में आप लोग समझना, जैसे कि इमेज में समझते हैं, ये हो गया पीला कलर का भाग साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर में भी एक पदार्थ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मुझे एक साथ बताना है,
तो उसके लिए एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं प्रोटोप्लाज्म बोलूं तो उसका मतलब है केंद्रक का द्रव्य और कोशिका द्रव्य, दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इस बात को, यहीं पर मैं लिख देता हूं साइटोप्लाज्म के नीचे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म हिंदी में बोलते हैं इसको जीव द्रव्य, जीव द्रव्य बोलते हैं। तो यहां पर कोशिका द्रव्य लिख रहा हूं, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, और इन्हीं दोनों से मिलने से बनता है जीव द्रव्य। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। जीव द्रव्य को जीवन का आधार बोलते हैं, क्योंकि कोशिका के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। आप लोग अभी बरसात में सफाचट छिड़काव करते हो ना खेतों के मेड़ में, क्या करता है वो? हाँ, घास वास को मारता है। मारने का तरीका क्या है? हाँ हाँ बोलो, तरीका गल जाता है ना। गला क्यों? तो वो गलता इसलिए है क्योंकि जो प्लांट सेल होता है, ये प्लांट सेल का जितने भी साइटोप्लाज्म है ना, उसको कॉन्सेंट्रेटेड कर देगा एक जगह एरिया में, संकुचित कर देगा, सिकोड़ देगा ये पूरा। और वो सिकोड़ दिया पूरा, खत्म कहानी, गल जाएगा वो। तो ऐसे मारा जाता है उसको। तो जरूरत ना होने पर नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि ये ब्रूटल तरीका है। जैसे इंसानों को कोई जहर देकर मार, एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, किसी क्राइम को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। जैसे किसी को किसी ने जहर दे के मार दिया और किसी को तड़पा तड़पा के मारा गया, दोनों के सजा में अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? अंतर इस आधार पर किया जाएगा कि इसमें जो है आपराधिक कृत्य को जानबूझकर और जघन्य तरीके से अंजाम दिया गया है, उसका तरीका क्या है, प्रवृत्ति क्या है। किसी को एक्सीडेंट करके मार दिया, किसी के पहले गर्दन काटे, हाथ काटे, ये ब्रूटल हो गया, तो तरीका जो है वहां पर बदल जाता है भाई। ठीक, और कौन सा अंग बचा है बताइए? गॉल्जी बॉडी बचा है। चलिए हेडिंग डालिए, गॉल्जी बॉडी या गाल्जी काय। गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय हेडिंग डालिए। गॉल्जी बॉडी या इसको बोलते हैं हम लोग गाल्जी काय। अब ये क्या करता है पता है? जैसे प्रोटीन बना, तो प्रोटीन बना तो एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। कोई दूसरा मटेरियल बना, उसको एक जगह से दूसरे जगह, चलो कैसे क्या कर रहा था, काबर बैठे, चल जा यहाँ से, सुपरवाइज करता है। समझ रहे हो? इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कार्य का नियंत्रण करता है। लिखिएगा इसके लिए एक लाइन, कोशिका में परिवहन संबंधी कार्यों का नियंत्रण करता है। कोशिका में परिवहन संबंधी कार्यों का नियंत्रण करता है। ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और इसलिए इसको बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहलाता है। ये हो गया भाई प्लांट सेल कंप्लीट। हाँ, कौन बचा है? अच्छा रिक्तिका बचा है क्या? चलिए लास्ट है क्या? चलो मैं इसी को बता देता हूं, फिर छोड़ दूंगा, 5 मिनट से एक्स्ट्रा हो गया है, एक पॉइंट और बचा है, फिर मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, रिक्तिका किसको बोलते हैं? ये जो बड़ा सा पार्ट देख रहे हो ना, ये पानी भरा हुआ, यह रिक्तिका है। और रिक्तिका केवल पादप कोशिका में मिलता है। इसमें पानी भरा होता है, इसमें एंजाइम होता है, और इसमें मिनरल होता है। तो आप लोग रिक्तिका के लिए एक लाइन लिखिए। क्या लिखोगे? यहां पर लिखिएगा रिक्तिका वैक्यूल बोलते हैं, वैक्यूल या रिक्तिका।
और रिक्तिका के लिए लिखिएगा केवल पादप कोशिका में मिलता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, केवल पादप कोशिका में। दूसरा लिखना, इसमें पानी भरा होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें खनिज होते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ये सब भरा होता है, ये लिख लीजिए। और कुछ बचा है क्या बताओ? लाइसोसोम एनिमल सेल में हो, प्लांट सेल में नहीं होता, हानि होता है, ठीक है। और वैक्यूल भी केवल प्लांट सेल में ही होता है। कई बार बुक में ये लिखा होता है कि वैक्यूल एनिमल सेल में भी पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में अगर हुआ अपवाद स्वरूप तो बेहद छोटा होगा। एनसीईआरटी में वो लाइन लिखा हुआ है, तो हम उसको अनुपस्थित मानते हैं। आपका व्यापम अनुपस्थित ले चुका है, तो व्यापम और पीएससी जो मानते हैं हम उसी को कंटिन्यू करते हैं भाई। जब वो दावा आपत्ति करता है ना तो वो आंसर भी बताता है, तो कुछ प्रश्नों के आंसर हम उसके द्वारा लिए गए आंसर के आधार पर ही लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।